हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोराव क्लासेस। आप सभी का मैं कपिल शंडिले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, सिस्टमेटिक वे से आपने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा 10 क्वेश्चंस डेली का एक वीडियो ईवीएस से रिलेटेड। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना साहेब। तो नाना साहेब हु वाज पार्टिसिपेंट इन 1857 रिवोल्ट। तो नाना साहब का मूल नाम क्या है, मतलब ओरिजिनल नेम क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आया भी है और इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, नाना साहब जो कि दत्तक पुत्र थे, ठीक है, उनको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था, नया उत्तराधिकारी के रूप में जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और लैप्स की नीति की वजह से पूना से उनको शिफ्ट कर दिया गया था कानपुर, और कानपुर में भी उनकी पेंशन वगैरह बंद कर दी गई थी क्योंकि वो दत्तक पुत्र थे और उनकी पेंशन जो है नहीं दी जाएगी, क्योंकि लैप्स की नीति कहती है आप बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी होने चाहिए। ठीक है, दत्तक हैं यानी कि अडोप्टेड है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन। दैट्स व्हाई ही हैड वेरी मच ग्रीवेंस रिगार्डिंग दैट डिसीजन। तो नाना साहब पार्टिसिपेट करते हैं 1857 में रिवोल्ट में, एंड हिज सीट ऑफ पार्टिसिपेशन वाज इन कानपुर। कानपुर में इनकी सीट से जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं लीडर के रूप में। और इनका जो बचपन का मूल नाम है वो है धोंडू पंत। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा, सही आंसर। आत्माराम पांडुरंग हम समझ चुके हैं, प्रार्थना समाज से रिलेटेड है। बार बार रिवाज मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये नाम आपको फैमिलियर हो जाए, तो कोई बच्चे ये ना सोचें कि आप रिपीट इतना क्यों करवाते हैं। मेरा पर्पज़ ये होता है कि 4 या 5 रिवीजन जब हो जाता है तब आपकी स्पीड जो है सीखने की बढ़ जाती है उस टॉपिक को। तो 4 या 5 रिवीजन ज़रूर चाहिए हमें किसी टॉपिक को पढ़ने, मतलब कॉन्फिडेंट होने के लिए। तो कभी भी आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर आपके 5 रिवीजन नहीं हुए हैं तो आप कम ही छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए अपना टारगेट रखिए कि अब मैंने उस चीज़ को 5 बार रिवाइज कर लिया है, और पहला दूसरा रिवीजन बहुत नियर होना चाहिए, क्योंकि पहला और दूसरा रिवीजन होता है जो ये टाइम जो है बोलते हैं कि एक दिन के अंदर ही रिवीजन हो जाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि वो कंटेंट आपको, आप अभी एक्सपोज हुए उस कंटेंट से तो आपके लिए बहुत हैवी होता है, जल्दी से उसको रिवाइज कर लें, वरना उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है अगर आप कई काफ़ी दिन बाद रिवाइज करते हैं तो आपको वो फिर से नया दिखाई देता है। इसलिए आपके रिवीजन, देखिए कंपटीशन जो है वो रिवीजन का खेल है। जितना रिवीजन करके जाएंगे पेपर में आपको डर नहीं लगेगा और आप हार्ड पेपर को भी क्रैक करके आएंगे। रिवीजन आपने कम किया तो एक नेगेटिविटी आप लेके ऑलरेडी जाएंगे। तो रिवीजन का खेल है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब रिवीजन होगा। आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए। तो मैं आपको रिवाइज करवाने की कोशिश इसलिए करता हूँ, तो इसको नेगेटिव ना ले कि आप बार बार क्यों बताते हैं। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की महाराष्ट्र में। तात्या टोपे वाज असिस्टेंट टू रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो धोलूपंत वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना साहिब। एंड महेश दास, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ बता देता हूँ, वो आज महेश दास। बीरबल का ओरिजिनल नेम जो है वो महेश दास था। बीरबल वाज कोर्ट पोएट ऑफ अकबर, अकबर के दरबार में एक कवि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो क्या रीजंस थे 1857 के विद्रोह के, क्या कारण थे। ठीक है, क्या कारण थे आप सभी जानते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो एक कारण था ही, यानी कि लैप्स की नीति। ठीक है, लैप्स की नीति एक कारण था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने ये नीति की थी कि अगर आप बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो तो आप जो है आपका राज्य सिंहासन जो आपसे ले लिया जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाएगा। तो इसी नीति के तहत जो बहुत सारे राज्य मिलाए गए, और सबसे पहला जो मिलाया गया वो सतारा था। ठीक है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ठीक है, इसके अलावा झांसी, इनके द्वारा मिलाए गए थे। ठीक है, और एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है अवध। अवध वाज मर्ज विद ब्रिटिश एम्पायर एट द प्रिटेक्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप जो कुप्रशासन कर रहे हैं इसकी वजह से हम आपको मिला रहे हैं, जबकि अवध जो है वो फेथफुल था, फिर भी उसको मिला लिया गया था। तो ये अकेला एक अवध है जो लास्ट में 1856 में मिलाया गया था, जब सारा काम हो गया था सभी को, बाकियों को मिला लिया गया था। फर्स्ट वाज सतारा, और ये नीति जो है इसकी वजह से जितने भी इनके राजा थे वो उनके विरोधी हो गए, तो रीजन है ही। अब सोशल रिफॉर्म्स बाय ब्रिटिशर्स, बिल्कुल सही है। जो जैसे सती प्रथा, हालांकि ये प्रथा प्रथा गलत थी, लेकिन जो रेडिकल्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति थे, ठीक है, वो समझ रहे थे कि इस तरीके से तो ये हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, इस वजह से ऐसे रिफॉर्म जो किए गए, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, कन्या वध है, ठीक है, फीमेल इन्फेंट
इन्फेंटिसाइड की जो एक कुछ कुलों में थी, लड़कियों को जो है बच्चों को मार दिया करते थे, फीमेल बच्चों को, तो वो प्रथा को बंद कर देना, फिर विडो रीमैरिज एक्ट लेके आना, ये सारी चीज़ों की वजह से जो रिफॉर्म किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, उसमें इसकी वजह से लोगों को लगा दैट दे आर इंटरफेयरिंग इन आवर रिलीजन, तो ये दोनों ही सही हो गए, ठीक है। और इनफील्ड राइफल्स विद कार्ट्रिज ऑफ फैट मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क, देखिए गाय का मांस होता है बीफ कहते हैं, पोर्क कहते हैं सूअर के मांस को, ठीक है। इनके मांस से जो है जो फैट निकली थी उससे कार्ट्रिज बनाई गई थी। कार्ट्रिज होती है जो गोलियां होती है, ठीक है, उनके ऊपर कवर था फैट का। और वो इनफील्ड राइफल्स जो नई राइफल्स आई थी, इन सास को हटा के इनफील्ड राइफल्स हल्की राइफल्स थी, हल्के साइज़ की थी, वज़न कम था, टेक्नोलॉजी एडवांस थी, लेकिन जो कार्ट्रिज थी उसका एक कवर होता था जिसको दांत से छीलना पड़ता था। तो एक र्यूमर हो गया, ठीक है, कि ये तो जो कवर है ये फैट से बनाया गया है, किससे, गाय के मांस से, और पोर्क जो सूअर, अब गाय पवित्र पशु है और पोर्क जो है वो हराम है इस्लाम के अंदर। इसकी वजह से जो है उनकी जो फीलिंग्स है, रिलीजियस फीलिंग्स है, वो एनरेज्ड हो गई, ठीक है। और वो कल्मिनेट किया किसमें, सबसे पहले बैरकपुर में छावनी में सबसे पहले किसने विद्रोह शुरू किया था, ठीक है। 29 मार्च की बात है, 29 मार्च को 1857 को बैरकपुर छावनी जो कि पश्चिमी बंगाल में है, वहाँ पर 34th रेजिमेंट्स थी, ठीक है, इन्फेंट्री जो कि स्थल सेना होती है उसकी रेजिमेंट थी। और वहाँ पर किसने किया रिफॉर्म, ये सबसे पहले जो रिवोल्ट किया, मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे। उन्होंने जो है कार्ट्रिज को यूज़ करना बंद कर दिया, अपने कुछ अफसर्स को जो है मार दिया और उनको अप्रैल में फांसी दे दी गई। तो इन्होंने जो है पहली गोली जो है चलाई थी, फर्स्ट बुलेट वाज शॉट बाय मंगल पांडे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट ये भी हो गया, तो तीनों ही हो गए, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर होंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स, बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियन ट्रेड को जो है बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। कैसे कर दिया उन्होंने, जो है देखिए इंडियन ट्रेड जो होता था, बाहर जो होता था सामान कच्चा माल के रूप में जाता था, तो कच्चा माल जो होता था उसको बहुत सस्ते औने पौने दामों में खरीदा जाता था, ठीक है। और बाहर से जो सामान आता था, ठीक है, वो मशीनों से बना होता था, वो भी थोड़ा सस्ता ही होता था, और इसके साथ साथ इस पर कोई ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, इसकी वजह से सस्ता माल जो है इंडियन मार्केट में आ रहा था। लेकिन अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में इसकी अपोजिट चीज़ें थी। भारत का जो माल था, मान लिया वो 100 रुपये का है तो उस पर 400% टैक्स लगाया जाता था, और वो 500 रुपये में बिकता था वहाँ पर। तो देखिए इन्होंने जो है भारतीय माल को बेचने के लिए जो है सारे रास्ते बंद कर दिए थे, अपने माल को आउटसाइड भेजने के लिए कोई ड्यूटी नहीं थी। तो इसलिए जो ब्रिटिश की जो ये पॉलिसी थी ये बिल्कुल इंडियन के अगेंस्ट थी, और ये उनके भारत के लोगों के अंदर जो है एक गुस्सा था उसके खिलाफ। तो ये सारे ऑप्शन हो गए, तो ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट पेयर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, और ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि इसमें कई ऑप्शन होते हैं तो हम उसको उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सी जोड़ी सही से सुमेलित नहीं की गई है, ठीक है। अब ये पहला है बेगम हजरत महल वाज बिलोंग टू लखनऊ, लखनऊ से वो लीड कर रही थी क्या, बिल्कुल। अवध वाज दैट सीट जहाँ से जो है बेगम हजरत महल जो अवध के नवाब की पत्नी थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी 1857 में, और उनके पुत्र ब्रिजेश कादिर। अब देखते हैं कि उनका फेट क्या रहा आखिर में। तो बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल शिफ्ट कर गई, नेपाल निर्वासित जीवन उन्होंने बिताया। उसके बाद नेपाल जो था वो एक बफर स्टेट था, उस पर ब्रिटिश इतना होल्ड नहीं करते थे। उसके बाद है कुंवर सिंह बिहार सीट से ही थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक वीरता से लड़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बिहार से कुंवर सिंह है। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, हमें ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। सही नहीं में देखे तो नाना साहेब पूना सीट से थे क्या, वो नाना साहेब को पूना सीट से जो है ना निर्वासित कर दिया गया था, क्योंकि वो जो उनको हटा दिया गया था क्योंकि वो बहुत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, तो उनको कानपुर भेज दिया गया, और फिर कानपुर में उनकी पेंशन हटा दी गई थी। तो ये आंसर हमारा जो है सही से मैच नहीं है। लक्ष्मीबाई बिलोंग टू झांसी, बिल्कुल झांसी एक स्थान है, कहाँ पर है आप बताइए, उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आखिर में बताएंगे कहाँ पर है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं विच पेयर इज नॉट करेक्ट। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है एक बार जरूर इसको देख लीजिए आप, फिर हम इसको शुरू करते हैं, रीड कर लेते हैं। नाना साहब क्या बिलोंग करते थे किससे, ना नहीं, ये फेट दिखा रहा है फाइनली किसके साथ क्या हुआ। तो नाना साहब मूव कर गए नेपाल,
ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। बेगम हजरत भी मूव कर गई थी नेपाल, ये भी ठीक है बिल्कुल, ये आपको बताया हमने पूरा डिटेल में। तो रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड ड्यूरिंग फाइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो हमारा है ही है, ह्यूज रोज हम जानते हैं। तो ह्यूज रोज के साथ फाइट में फाइनली मार्टायर हो गई, वो शहीद हो गई। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह जफर, ही वॉज किल्ड इन दिल्ली। बहादुर शाह जफर वॉज नॉट किल्ड इन दिल्ली, तो हमारा सही आंसर नहीं हुआ ये, इसलिए इसको हम काट देते हैं। और हमसे सही नहीं यही पूछा है। बहादुर शाह जफर वाज शिफ्टेड टू रंगून एट दैट टाइम, रंगून वाज कैपिटल ऑफ बर्मा। ठीक है, बर्मा की कैपिटल थी, वहाँ इनको शिफ्ट कर दिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। और ये अफसोस जताते रहे कि मेरी गलती से जो है मुझे जुदा हो गया हूँ मैं। ठीक है, शायरी करते थे जफर साहब, ठीक, जफर नाम से शायरी करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसको समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बात देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट एंडेड द रूल ऑफ कंपनी एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ क्वीन। ठीक है, अब 1857 जो है वो ख़त्म हो गया जैसे ही, तो 1858 में जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसको हटा दिया गया और सबको कह दिया गया 1858 में, सॉरी 1857 तो ख़त्म हो गया। तो 1858 में जो है फिर से देखा कि कुछ राजा जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, ठीक है, उन्होंने एक वाल के रूप में काम किया। अंग्रेजों ने अपनी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि दे वर्क एज वाल अगेंस्ट द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म आया था, जो तूफान आया था, ठीक है, उसको के रूप वाल के रूप में काम किया और उन्होंने बड़ी हेल्प की ब्रिटिशर्स की। तो इनको तो अपना साथी बना लेना चाहिए। तो इनकी जो पोजीशन है, जो ओहदा है, उसको बनाए रखो, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट तो बना लो, लेकिन थोड़ा सा इनको कह दो कि भाई आप जो है अपने राज्य को अपने तरीके से देखिए, ठीक है, लेकिन आप ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहेंगे। तो इसी वजह से जो है लैप्स की नीति को हटा दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने जो है इसको हैंडल नहीं कर पाई अच्छे से, इसका शासन बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और रानी का शासन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश ताज का शासन आ गया था 1858 एक्ट में। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। 1861 में पोर्टफोलियो लेके आए थे। पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे मिनिस्ट्रीज होती है, वो इस तरीके से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो सौंपा गया अलग अलग व्यक्तियों को, तो मिनिस्ट्रीज की शुरुआत यहाँ से, पोर्टफोलियो की शुरुआत जो है यहाँ से मानी जाती है 1861 एक्ट के तहत। 1833 में हमने डिस्कस कर चुके हैं, बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेटिक वाज गिवन अनदर टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और 1853 में हमने डिस्कस कर लिया, सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेशन को ओपन एग्जाम से स्टार्ट कर दिया गया था और यूनियन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये रिफॉर्म्स है सारे के सारे, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। बहादुर शाह जफर वाज इम्प्रिजन एंड शिफ्टेड टू विच प्लेस आफ्टर 1857 रिवोल्ट। तो कहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया था, आप सभी जानते हैं कहाँ शिफ्ट किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कैद करके किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। मांडले जेल, रंगून, काबुल, लाहौर। तो काबुल तो नहीं है बिल्कुल, लाहौर भी नहीं है, कहीं में भी किसी को शिफ्ट इस तरीके से नहीं किया गया। ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं है। अब मांडले जेल देखते हैं और रंगून जेल देखते हैं। ठीक है, देखिए रंगून स्थान देखते हैं। रंगून इज वाज कैपिटल ऑफ बर्मा। ठीक है, बट नाउ द नेम ऑफ बर्मा इज म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है वो उसका नाम बदल गया है, बर्मा का म्यांमार हो गया है और राजधानी भी जो है वो रंगून से शिफ्ट कर दी गई है। कहाँ पर, नायपीता। ठीक है, तो ये आज के टाइम पे इसकी राजधानी है। तो बर्मा रंगून में शिफ्ट किया गया था उनको, बिल्कुल सही आंसर तो ये हो गया। एक और जेल हम आपको बताना चाहते हैं, मांडले जेल। ठीक है, मांडले जेल बड़ी इंपॉर्टेंट जेल है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को जो है शिफ्ट कर दिया गया था। बाल गंगाधर जो कि गरम दल के नेता थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट थे कांग्रेस के अंदर, तो इनको जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। कब, 1907 के जो सूरत सम्मेलन हुआ और उसमें डिवीज़न इन हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो यहाँ पर इसका फ़ायदा हुआ और तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और मांडले जेल भेज दिया गया। सही आंसर हमारा रंगून हो गया। और इसके अलावा एक ऑप्शन हमने यहाँ से भी एक्सप्लोर कर लिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है देख लो भाई एक बार और बताइए जल्दी से। ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत बार रिपीट होगी, लेकिन एक रिवीजन इस तरीके से भी करवा देते हैं पेयरिंग के पर्पज से। राजा राम मोहन राय ने एक अखबार शुरू किया, इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो संवाद कौमुदी है, दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसके सारे राइट जो है इंडियंस के पास थे।
ठीक है। इसका संपादन, संकलन, ओनरशिप सब कुछ राजा राम मोहन के टाइम पे इंडियंस के पास थे। तो संवाद कौमुदी, और ये संवाद कौमुदी जो है ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि जब इंडियन न्यूज़पेपर्स पर जो है बैन लगाया गया था वेल्जली के द्वारा, ठीक है, तो संवाद कौमुदी पर भी बैन लगा दिया गया था। लेकिन मेटकाफ, लॉर्ड मेटकाफ जो है, इनको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ काल्फ, सॉरी मेटकाफ हाउस आपने देखा होगा, कोई दिल्ली रहता है तो मेटकाफ हाउस है। तो लॉर्ड मेटकाफ जो है उनको लिबरेटर ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता का, समाचार अखबारों का, समाचार पत्रों का लिबरेटर कहा जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता देने वाला। तो उसके बाद जो है वो एक्ट जो हटा दिया गया था, लेकिन ये फिर ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी, बिल्कुल, तत्वबोधिनी पत्रिका भी उन्होंने जो है स्टार्ट की थी, और वो ब्रह्म समाज के जो राजा राममोहन के आइडियाज़ हैं उनको आगे बढ़ा रहे थे, और बाद में वो ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। बंगाल गजट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बंगाल गजट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंग्लिश में था, ये ध्यान रखेंगे। बंगाल गजट इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इंग्लिश में था, और अगस्त हिक्की ने इसको स्टार्ट किया था। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। सत्यार्थ प्रकाश इज द, ये स्वामी विवेकानंद ने नहीं, ये स्वामी दयानंद ने लिखी थी, वेरी फेमस बुक बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें सभी वेदों का व्याख्या करके बताने की कोशिश की गई, क्योंकि वेदों पर पूरा फोकस था। ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो कि स्वामी विवेकानंद ने जो शुरू किया था। तो वेदाज, कम बैक टू वेदाज, ये उनका स्लोगन था, वेदों की ओर लौटो, एवरी आंसर इज गिवन इज वेदा, ठीक है। और जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ वेदों के माध्यम से ही उन्होंने बताया कि ये कुरीतियाँ हैं, ये मूर्ति पूजा और ये आडम्बर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्वबोधिनी पत्रिका हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, और फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया इज बंगाल गजट दैट वाज पब्लिश्ड बाय, स्टार्टेड बाय अगस्टस हिक्की, ठीक है। ये आंसर, ये आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर नोन एज, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हमने पहले के ऑप्शन डिस्कस किए हैं, तो हर क्वेश्चन आपस में लिंक्ड है, आपको रिवीजन ज़्यादा मिल जाता है। पहला भारतीय अखबार कौन सा था? बंगाल गजट, दैट न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय अगस्टस हिक्की, अभी बताया मैंने आपको। इसके अलावा ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। अगर बात करें फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, दैट इज उदंत मार्तंड, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हु स्टार्टेड द यंग बंग मूवमेंट इन बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यंग बंग मूवमेंट इन बंगाल, यहाँ से मैं आपको कुछ रिमाइंड करवाऊंगा, आपको बड़ा रिमाइंड होगा, जिसने जो है ब्रह्म समाज को कम्प्लीटली देख लिया है, कोर्स में देख लिया जिसने, उसको उसके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। हु स्टार्टेड द यंग बंग मूवमेंट इन बंगाल, ठीक है। यंग बंग मूवमेंट इसको कहते हैं, यंग बंग मूवमेंट, ठीक है। तो जब राजा राममोहन राय जो है आत्मीय सभा एस्टेब्लिश कर चुके थे, आत्मीय सभा 1815 में, तो 1815 में इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, और उसी दौरान जो है 1817 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो हिंदू कॉलेज में एक अध्यापक थे जिनका नाम है हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो। ये बहुत कम उम्र में जो यहाँ पर जो है आचार्य बन गए थे, और यहाँ पर जो है वेस्टर्न एजुकेशन की और बाकी चीज़ों की, इन्होंने सारे लिबरल आइडियाज़ पढ़े हुए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इन्होंने यंग बंग मूवमेंट स्टार्ट किया, और यंग बंग मूवमेंट वाले जो व्यक्ति थे वो हर चीज़ को क्वेश्चन मार्क करते थे। वाई, अगर आपको कोई बात बताई जाती है तो आपसे पूछा जाता वाई, ठीक है, हाउ, ये कैसे हो जाता है, ठीक है। अंधविश्वासों को टारगेट करते थे ये लोग, और वो रीजनिंग तर्क के आधार पर जो है क्वेश्चन करते थे, हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते कि क्या तर्क है इसके पीछे, अंधविश्वास नहीं करना चाहते हम। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको, मुझे लगता है, अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है हमारे किसी भी डिस्कशन वीडियो में। तो यंग बंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हेरियन लुइस विवियन डेरेजियो इन बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। अब इससे अलावा राजा राममोहन राय हम कर चुके हैं। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, क्योंकि वो विलियम्स चतुर्थ से मिलने गए थे, किसकी पेंशन बढ़वाने के लिए। आपको सबको पता है अकबर द्वितीय की पेंशन कम थी, उन्होंने इनको राजा का टाइटल देकर ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ से मिलने के लिए भेजा था।
और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल में जो है उनकी डेथ हो जाती है राजा राममोहन राय की। तो कौन सा एक ऐसा भारतीय व्यक्ति है जो पहली बार विदेश गया, वो आंसर भी राजा राममोहन राय है। और इसके अलावा वो व्यक्ति जो बाहर ही जिसकी डेथ हो गई वो भी राजा राममोहन राय है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह मिल जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ये बता चुके हैं हम आपको पहले भी, क्या पर्पज़ था वो भी बता चुके हैं। जो इंडियन बुक्स थी उनको ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि इंडियंस को स्टडी किया जा सके, तो इन्होंने मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया था। ठीक है। इसके अलावा इनके एक साथी थे जिनका नाम है चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस जो है उन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था। विल्किंस। एक और व्यक्ति का नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1837 में अशोक के अभिलेखों को, ब्राह्मी लिपि को और खरोष्टी लिपि को पढ़ा। तब हमें पता चला कि हमारा फ्यूचर पास्ट जो है कितना ब्राइट था, कितने महान शासक हुए हैं, और इस तरीके से जो है नेशनलिज्म की भावनाएं बढ़ने लगी। तो हमारा यहाँ आंसर ये है। वारेन हेस्टिंग्स ने इनको बुलाया था। वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो यंग बंग मूवमेंट हो गया विवियन डेरेजियो, इसको ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिक्रीज द एज ऑफ पार्टिसिपेशन इन सिविल सर्विस फॉर इंडियन फ्रॉम 21 to 19। देखिए एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका नाम है लॉर्ड लिंटन। ठीक है। लॉर्ड लिंटन एक बोले तो क्या बोल सकते हैं, हार्ड व्यक्ति था। ठीक है। भारतीयों के लिए थोड़ा सा ये लिबरल नहीं था, भारतीयों का एंटागोनिस्ट था एक तरह से देखा जाए तो ये भारत वालों का विरोध करता था। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से नेशनलिज्म की भावनाएं बढ़ी। ठीक है। पहला काम इन्होंने क्या किया, क्योंकि 1833 में इंडियन जो है ओपन एग्जाम से पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन ये सिविल परीक्षा जो था वो ब्रिटेन में आयोजित होती थी। तो जो वहाँ जा सकता है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो 1833 में डलहौजी ने उनको पार्टिसिपेशन में तो हेल्प कर दी, लेकिन अब इस व्यक्ति ने देखा कि इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिलेक्ट भी हो रहे हैं। तो लॉर्ड लिंटन ने एक ऐसी कहानी करी, 1861 के बाद की बात है ये, 1876 के आसपास की बात है, इतनी भी नियर की बात नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भारतीयों की एज घटा दी, 21 से 19 कर दी। मतलब 19 साल से ऊपर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए आपको ग्रेजुएशन करनी है, कॉलेज करना है, तो आप वैसे भी इतने ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, तो आपकी जब तक ग्रेजुएशन वगैरह होगी तो 19 एज आपकी निकल जाएगी। तो इंडियन को एक तरह से उसमें उन्होंने जो है एलिमिनेट करने की कोशिश की। उसके अलावा दूसरी चीज़ उन्होंने की, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, यानी कि जो स्थानीय भाषाओं के अखबार थे उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी, और इसमें अधिकार दे दिया गया कि आपको अपना एड्रेस भी देना पड़ेगा, मालिकाना हक किसका है वो सारी चीज़ें डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर सरकार की आलोचना करते हैं तो सरकार को हक दे दिया गया कि आप इस अखबार को जब्त कर सकते हैं। ठीक है। एक अमृत बाजार पत्रिका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृत बाजार पत्रिका जो है उसने क्या किया था, इस बैन से बचने के लिए रातों रात जो है अपने को अगले दिन उन्होंने अपने अखबार इंग्लिश में छाप दिए थे। इंग्लिश वालों पे बैन नहीं था, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा जो है इन्होंने भारत के जो न्यूज़ वाले हैं, यानी कि समाचार पत्र जो है, उनको दबाने की कोशिश की थी। अब देखिए इंडियन आर्म एक्ट, इसके अलावा आर्म्स रखना इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी कर दिया था, और बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन लगा दी गई थी कि इंडियंस के पास आर्म्स न पहुँचे। सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति ने की थी जिसका नाम है लॉर्ड लिंटन। ठीक है। लॉर्ड लिंटन बहुत लिबरल थे। लॉर्ड मैकाले ने जो है मैकाले की शिक्षा नीति 1835 इंग्लिश में इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है अपने अंत की तरफ लड़का रही है, और जब तक मैं भारतीय हूँ मेरी इच्छा है कि मैं इसको मरते हुए देखूँ। तो ये इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा ये वीडियो ख़त्म हो गया है। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ठीक है। और जुड़े रहिए हमसे डिस्कशन वीडियो में। मुझे लगता है काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। और अगर आपने कोर्स जो है कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए भी एक मैं सजेस्ट करूंगा कि कोर्स के वीडियोस देखने के बाद आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। इससे आपकी जो है सॉल्यूशन की जो हैबिट होती है एग्ज़ाम में वो बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, सारे ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो देखिए इतने सारे मैटर को आप वहाँ से पढ़ लेते हैं 3-4 रिवीजन के बाद, फिर आपको प्रैक्टिस पे आना होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि आपको होनी चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा।
तो आप वो हैबिट अभी से बनाइए। रिकॉलिंग की हैबिट बनानी चाहिए आपको बिल्कुल। जितना ज़्यादा इस तरह से इसे प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से जो है आपकी रिकॉलिंग की हैबिट बन जाएगी और आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए, ठीक है। कोई अगर इसमें कोई फैक्ट अगर इधर उधर हो गया ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट होते हैं, कोई फैक्ट जो है निकल जाता है। कंसेप्ट वही रहते हैं, मुझे फैक्ट कभी कभी जो है मिस हो जाते हैं या फ्लो में कुछ ऐसा गलत भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल ठीक रहेंगे। कंसेप्ट वही है जो आपको उनकी पॉलिसी समझाई जाती है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर हमें बताइए। और जो है हम जैसा कि हम लास्ट में कुछ मोटिवेशनल बात करते हैं, तो आपको अपने पे भरोसा है, यस यू कैन, ठीक है। किसी में भी कम दिमाग नहीं होता। आप कई बच्चों को कहते हैं कि ये मंद बुद्धि है, किसी को कह देते हैं कि जिसको कम समझ में आता, कुछ भी नहीं है। आपने उतनी मेहनत अपनी एज में जैसे 1 से 5th के एज में आपने अगर ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो 6 से 10th क्लास के एज में जो है इस क्लास में आपको वो कमी रहेगी। तो अगर आपने फिर भी मैं कहता हूँ 10th से 12th कोई मैटर नहीं करता आपके कितने नंबर आए हैं। आप 90% में भी हो सकते हैं, 95 में भी हो सकते हैं, और आप 65 और 70 या 80 में भी हो सकते हैं। तो अपने आप को इन चीज़ों में मत मानिए। लेकिन अब अगर आपने 12th में 95 भी ले लिया और अब नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप जो है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी एक अलग ही तैयारी होती है, ठीक है। इन नंबर से आपने आप एकेडमिक बहुत बढ़िया बना लिया अपना, लेकिन अब आपको यहाँ पे अगर अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, अब जितनी मेहनत करेंगे वो मैटर करेगी। तो आपने अगर पीछे कम किए तो अभी ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। अब कंपटीशन तो है, लेकिन असली कंपटीटर बहुत कम है। ध्यान रखना, अगर 2000 पोस्ट होती है तो असली कंपटीटर बस 10,000 ही होते हैं, चाहे 10 लाख नहीं भरा हो। तो इनके बीच मुकाबला होना है, तो हाथियों की तरह लड़ना है, तो हाथियों जैसी ट्रेनिंग भी चाहिए, ठीक है। महारथी होंगे वहाँ पर आपके आसपास, ठीक है। उन महारथियों से लड़ना है तो आप उन महारथियों जितनी ट्रेनिंग भी तो कीजिए ना। अपने अस्त्र शस्त्र जो है ना वो रखिए, किताबों को अपने सिरहाने रखिए, अपने बुक्स जो हैं उनको अपने आस पास रखिए बिल्कुल, ठीक है। वो आपके आस पास रहेंगी तो वो आप ज़्यादा पढ़ेंगे। उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट दीजिए। अपने पेन पेंसिल अपने अपने सारे शस्त्र जो है वो तैयार कर लीजिए, जो कि आपको विजय दिलाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। आगे बहुत ठीक ही होगा, आप मेहनत करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।